आयुर्वेद लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में कैसे हेल्प करता है? जी, इस सबसे देखिए आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो भारत में काफ़ी प्रचुर मात्रा में हर जगह देखा जाता है, सारी जनरेशन फॉलो करती हैं फास्टिंग। अगेन ये भी जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो लोग बदल गए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता छोड़ दी, उन्होंने फास्टिंग को छोड़ना शुरू कर दिया। पर अदरवाइज आप देख ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे कहीं मिडिल ईस्ट में देखें, आप फार ईस्ट में देखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में फास्टिंग है। लेकिन भारत में ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में थी, बहुत ही निश्चित तरीका था कि भाई आपको ये फास्टिंग करनी है। अब चूंकि मैं जितना समझता हूँ कि चूंकि सभी लोग इतने कमिटेड नहीं थे फास्टिंग के लिए, तो बाद में स्कॉलर्स ने उन्हें धर्म से या पंथ से जोड़ दिया कि जैसे कि व्यक्ति ये एकादशी का फास्ट है, या ये पूर्णिमा का फास्ट है, या ट्यूसडे का फास्ट है। अदरवाइज ऐसा भारतीय वैदिक संस्कृति में कुछ भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर डेट से आपको फास्ट करना चाहिए। आपको फास्ट करना है, चाहे आप 12 आवर का फास्ट करें, चाहे आप विदाउट वाटर निर्जला फास्ट करें, या आप 18 आवर्स का फास्ट करें। अब जैसे नवदुर्गा में लोग पानी से 9 दिन का भी फास्ट करते हैं, 7 डेज का फास्ट करते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आयुर्वेद पूरी तरह से रिकमेंड करता है, फॉलो करता है। मेडिकल साइंस अभी लेटर ऑन समझने लगी, जब उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल समझ में आया। और जब कुछ साल पहले एक जापान के फिजिशियन थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला ऑन फास्टिंग टेक्निक पर, जिसको एपोफेजी कहते हैं। उस टेक्निक को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फास्टिंग से आपकी लाइफ लॉन्जिविटी बढ़ती है, इवन कैंसर और जितनी बीमारियां कम होती हैं। तो तब ये मेडिकल वर्ल्ड ने इसको और अच्छी तरह से पकड़ा, और अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में आ रहा है। तो आयुर्वेद ये रिकमेंड करता था। नंबर 2, आयुर्वेद रिकमेंड करता है योगासन और एक्सरसाइज, बहुत लंबे समय से, जो कि मेडिकल साइंस में भी फॉलो किए जाते हैं एक्सरसाइज। और योग, क्योंकि योग दोनों तरह की एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक भी है, आइसोमेट्रिक भी है। इसमें रिलैक्सेशन भी है, रेजिस्टेंस भी है, और कुछ एंड्योरेंस भी है। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि योग भी एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, कि इससे आपको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस एक्सरसाइज इसमें सब आ जाती हैं। एंड प्रिडोमिनेटली इसमें मोर आइसोमेट्रिक होती हैं। तो देखिए, मैं एक आपको वही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ज़रूरी है कि देखिए, यदि मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ, या अपने दोनों हाथों को पुश कर रहा हूँ, तो इससे मसल की लेंथ नहीं चेंज हो रही, तो इसलिए आइसोमेट्रिक। लेकिन इसके अंदर मसल टोन बढ़ रहा है, और वो टोन ही एजिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, मसल स्ट्रेंथ के लिए वो टोन इम्पोर्टेंट है। अगर आप वॉल पुश कर रहे हैं तो आप वॉल को तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ लग रही है, आपकी मसल साइज चेंज नहीं हुई, लेकिन उसमें टोन चेंज हो रहा है। ये टोन ही अंतिम शक्ति देगा। जैसे योगी लोग, आपने सुना होगा, बहुत से योगी जो इन्होंने वो बस को रोक देते हैं, ट्रेन इंजन को रोक देते हैं। स्वामी दयानंद बग्गी को 2 हाथ से पकड़ के, 4 घोड़ों में बग्गी को 1 हाथ से ही पकड़ के रोक देते थे। तो ये शक्ति तो वो टोन से आती है। अदरवाइज मसल में इतनी शक्ति नहीं है, वो तो अगर इतनी फोर्स लगेगी वो टर्न ऑफ हो जाएगी, फट जाएगी मसल। अच्छा, जो आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो करते हैं जब हम लोग वेट उठाते हैं, या जहाँ साइज चेंज हो रही है, तो वहाँ देखिए, जैसे वेट उठाया किसी ने, ऐसे किया तो मसल का साइज चेंज हुआ, लेकिन उसका टोन ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। ये मसल फाइबर तो बिल्ड करती हैं, थोड़ा बहुत टोन भी बढ़ता है, मसल थिक होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है। यदि इस पे आप एक लिमिट से ज़्यादा वेट डालेंगे या फोर्स लगाएंगे तो ये मसल फट जाएगी। तो इसलिए लाइफ में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज चाहिए टोन बढ़ाने के लिए, आइसोटोनिक एक्सरसाइज चाहिए मसल मास बढ़ाने के लिए, दोनों ही जरूरी हैं। पर योगा में आइसोमेट्रिक ज़्यादा है, आइसोटोनिक कम है। जितनी हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं वो सारी ऑलमोस्ट आइसोटोनिक होती हैं, उसमें साइज चेंज होती है, जिससे मसल मास बढ़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मसल मास बॉडी के लिए वाइटल नहीं है, इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए। हार्ट में भी मसल हैं, उसकी वजह से हार्ट काम करता है, इंटेस्टाइन में है, बॉडी में है, लोकोमोटिव ज़्यादा आवश्यकता नहीं है।
आपको उतना ही चाहिए जिससे कि वो आपका बैलेंस बना रहे, आप अपनी सारी एक्टिविटी कर सकें। इसलिए आई डोंट सजेस्ट पीपल बॉडी बिल्डिंग अनटिलेस वो ऐसे किसी खास प्रोफेशन में है या कोई खास मसल उनको खास प्रोफेशन के लिए आवश्यक है। जनरल पब्लिक के जरूरी नहीं है। आजकल सुंदरता का भी परिभाषा बदल चुका है सर। तो एकदम पतला होना और आदमियों का एकदम मसल इतना बढ़ाना उसको उसकी परिभाषा सुंदरता की परिभाषा में आता है। और जो आप योगियों की बात कर रहे थे वो लीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको देख के आजकल की जनरेशन बोलते हैं कि इनमें वो बात नहीं। इस प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं आयुर्वेद के उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ कि योग जो आयुर्वेद में या भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति में योग कहा जाता है वो मियर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है या आसन नहीं है। योग में कई स्टेजेस हैं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज आसन के बाद प्राणायाम आता है। उससे पहले दो प्राइमरी स्टेज हैं, यम और नियम। यम देते हैं आपको सोशल पीस और ये नियम देते हैं आपको मेंटल पीस, योर पर्सनल पीस। सो देखिए, जब तक व्यक्ति के पास सोशल पीस नहीं है और जब तक पर्सनल पीस नहीं है तब तक व्यक्ति वो स्टेबल नहीं हो सकता। और यदि वो स्टेबल नहीं होगा तो उसको जो आसन एक्सरसाइज करने के जो प्राणायाम के जो लाभ मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे और तभी वो 5th स्टेज मेडिटेशन की तरफ जाएगा, जिसको हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कहते हैं। तो मैंने अभी मेडिटेशन का भी रोल नहीं बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्ट अटैक डिजीज़ के लिए, उनको लूँगा। तो ये भी पार्ट ऑफ आयुर्वेद है या भारतीय संस्कृति के पार्ट हैं जिनको हमें योग को हमें पूर्ण रूप में लेना चाहिए। लोग योग को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं कि जस्ट फिगर मेंटेन करने के लिए। तो फिगर तो मेंटेन होगा, लेकिन यदि आपको स्ट्रेस रह रहा है, मेंटल स्ट्रेस है, तो वो फिगर हेल्प नहीं करेगा डिजीज़ को रोकने में। जब आपने रूरलाइजेशन टू अर्बनाइजेशन मतलब गांव से जब शहर में लोग शिफ्ट हुए, उसमें एक बहुत अहम बात है कि गांव में लोग सुबह उठते हैं एकदम सूरज के साथ और सूरज ढलता है तो उसके साथ सो जाते हैं, पर वो एक कम्युनिटी में भी रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं। और जब आप अर्बन सेटिंग में आते हैं तो लोग बहुत दूर दूर हो जाते हैं, मतलब बड़े घर, सबका अपना अपना कमरा, सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल, कोई कितने बजे सो रहा है, कोई दूसरे रात के 2 बजे सो रहा है। तो इससे क्या हार्ट पे इम्पैक्ट आता है? सिर्फ दवाइयाँ और एक्सरसाइज पर आप अगर दिल से खुश नहीं हैं। जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत ही मुख्य विषय को उठाया है कि देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको फ्रेंड्स होने चाहिए, आपको रिश्तेदार होने चाहिए, आपको समाज के व्यक्ति होने चाहिए। आप एकाकी न रहें, अलोन न रहें, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। तो ग्रुप में रहने से, सोसाइटी में रहने से, रिश्तेदारों के साथ रहने से, फ्रेंड के साथ रहने से इट इज़ प्रूवन कि आपका स्ट्रेस कम होता है। और आपका स्ट्रेस कम होने से हार्ट अटैक डिजीज़ भी, डायबिटीज़ भी, ऑल लाइफस्टाइल डिजीज़, इवन नॉन लाइफस्टाइल डिजीज इन्फेक्शंस भी कम होते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप सबके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, किसी से आपको द्वेष नहीं है, जेलसी नहीं है, और आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से बिहेवियर एटीट्यूड की बात नहीं है, तो आप प्रसन्न रहेंगे और आपका जनरल हेल्थ अच्छा होगा। मैं जस्ट आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा कि हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत मस्त मौला है कि ये पानी में चला जाता है, धूप में चला जाता है, बर्फ में चला, इसको कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये सही है कि जो व्यक्ति मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उसे गर्मी, सर्दी, इन्फेक्शन कुछ प्रभावित नहीं करता, वो हेल्दी रहता है। और जिस बच्चे के या जिस व्यक्ति के पीछे लोग लगे रहते हैं, माता पिता केयर करते हैं कि अभी टिफ़िन बॉक्स पकड़ा दो 4, फिर पानी की बोतल, ये करना वो करना, जो हाईली प्रोटेक्ट रहते हैं वो हर हफ्ते बीमार होंगे, उनको वायरल इन्फेक्शन होगा, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, वो सिक रहते हैं। जो व्यक्ति जितना गुस्सा, इरिटेबल रहते हैं, वो उतने ही उनकी इम्यूनिटी कम रहती है और वो बीमार पड़ते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, सारे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस,
इवन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है उनको कैंसर कम होते हैं या वो कैंसर को अच्छी तरह फाइट कर पाते हैं।